What is the significance of investment banking? क्यों ये इतना impactful एरिया है? I also touched upon some significance कि investment banker किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। आज इस वाले एरिया में मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगा, थोड़ा सा आपको और इस चीज को गहराई में समझाने की कोशिश करूंगा कि अंडरलाइन थीम पता होगी कि इन्वेस्टमेंट बैंक ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट डालता है। आपके लिए वो टेक्निकल फंक्शन को समझना और उससे रिलेट करना और ज्यादा इजी होगा। Hello everyone, welcome to day 2 of our investment banking series, that is fundamentals of investment banking। हमने इससे पहले जो सेशन किया था उसमें हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है उसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन किया, राइट। वी अंडरस्टूड व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट। आज हम उसी डायरेक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इन द फर्स्ट डिस्कशन आई ऑल्सो टच्ड अपॉन सम सिग्निफिकेंस कि इन्वेस्टमेंट बैंकर किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। आज इस वाले एरिया में मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगा, थोड़ा सा आपको और इस चीज को गहराई में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आगे चलकर जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकर के टेक्निकल फंक्शंस को समझेंगे तो आपको अगर ये अंडरलाइंग थीम पता होगी कि इन्वेस्टमेंट बैंक ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट डालता है, तो आपके लिए वो टेक्निकल फंक्शन को समझना और उससे रिलेट करना और ज्यादा इजी होगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि हम डायरेक्ट उसमें चले जाएं, डील प्रोसेसेस, स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, ड्यू डिलिजेंस कैसे होती है, आईपीओस कैसे होता है, डायरेक्टली उसमें चले जाएं। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट। वी आर गोइंग टू गेट देयर ओनली। फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा अपना फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? क्यों ये इतना इंपैक्टफुल एरिया है, राइट। तो आप अपना कैरियर के बारे में अभी डिसीजन लेने वाले, तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर के चलते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू टच अप? मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा। व्हाई इज इट सच एन impactful role? Why is it critical for the development of a nation? Then we'll be talking about capital formation activities, right? कि कैसे ये productive use cases में पैसा पहुंचाते हैं। Then we'll understand the market impact that investment bankers help in contributing to the growth of companies। कैसे businesses grow up हो पाते हैं with the help of investment banks, and अगर ये ना होते तो हम कितना पीछे हो जाते, राइट। आज इनकी वजह से हम जिस रेट से ग्रो कर पा रहे हैं, राइट, जिस जिस वजह से हमको कैपिटल मिल पा रहा है, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल दैट फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हम यूएस की बात क्यों करें, हमको तो इंडिया में काम करना है, राइट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब सबसे पहला है कैपिटल ब्रिज। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक कैपिटल ब्रिज की तरह काम करते हैं। ब्रिज बिटवीन व्हाट? ब्रिज बिटवीन प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब आप ये समझिए, प्रोवाइडर्स कौन है कैपिटल का? कौन पैसा लेकर के आया है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? वो हो सकता है म्यूचुअल फंड, राइट। म्यूचुअल फंड, आप जब एसआईपी कर रहे हो, आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, भाई मेरा पैसा मार्केट में लगा दो, राइट, किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा दो जहां से मुझे रिटर्न्स मिल सके। सो म्यूचुअल फंड का तो काम ही है इन्वेस्ट करना, तो वो तो लेके बैठा है कैपिटल, राइट। देन देयर कैन बी इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हैं, फिर एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, तो ये सब लेकर आए हैं पैसा। दीज आर प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, पर ये पैसा सही जगह पहुंचना है। ओके, तो दिस इज द ब्रिज, एंड यहां से पैसा पहुंचेगा उन कंपनीज के पास जिनको इस कैपिटल की नीड है, राइट। सो देयर कैन बी कॉर्पोरेशंस, देयर कैन बी स्टार्टअप्स, और देयर कैन इवन बी द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या पैसे की जरूरत नहीं है क्या? वो जो इतना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप हो रहा है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड क्या वो पैसा सिर्फ बॉन्ड वगैरह इश्यू करके आता है? नहीं नहीं, इसके पीछे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एलआईसी का डाइवेस्टमेंट देखा था आप सबने, राइट। एलआईसी का आईपीओ आया था करीब 21,000 करोड़ का। दैट वाज द लार्जेस्ट आईपीओ इन इंडियाज हिस्ट्री अंटिल देन। अब उसके बाद तो Hyundai भी आ गया, राइट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? अब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, राइट। 21,000 करोड़ मिल रहे हैं आईपीओ के जरिए। ये जो स्टेक सेल हुई है, अगर ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट कर पाए हैं, तो अब इससे फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास फंड्स आया, एंड वो फंड्स कहां से आया?
हम जैसे इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जिनके पास पैसा था, जिनके पास कैपिटल था, उन्होंने प्रोवाइड किया, वी आर द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, हमने कैपिटल प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को, एंड फिर गवर्नमेंट उस पैसे को चैनलाइज कर रही है कहां पर, जो वेलफेयर स्पेंडिंग वगैरह है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, वहां पर वो पैसा लग रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ब्रिज दैट गैप। अब ये तो मैंने गवर्नमेंट की बात की, अब इसी तरह से कंपनीज की आप बात कर लो, चाहे मामा अर्थ हो, मोबीक्विक हो, एक्सीगो हो, अब ये सब कंपनीज को ग्रो करना है तो ये सब आईपीओज लेकर के आए, इनको कैपिटल मिला, एंड उस कैपिटल से फिर वो प्रोडक्टिवली उसको बिजनेस में लगा रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, राइट। सो इट कनेक्ट्स कैपिटल प्रोवाइडर्स विद द यूजर्स, इट इनेबल्स एफिशिएंट एलोकेशन, राइट। एंड जब ये पैसा सही जगह पर लगेगा, ऐसी जगह पर लगेगा जो कि बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है, तभी ओवरऑल बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री ग्रो होगी एंड इकोनॉमी ग्रो होगी, राइट। नेक्स्ट इज मार्केट एफिशिएंसी, इट कंट्रीब्यूट्स टू प्राइस डिस्कवरी एंड मार्केट सिग्नल्स। अब आपको किसी पर्टिकुलर शेयर को बेचना है, आपको पैसा रेस करना है, तो सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट टास्क तो यही होता है कि प्राइस की डिस्कवरी कैसे हो, कि यार मेरे को अपना धंधा बेचना है, या मैं जस्ट एक आईपीओ लेकर के आ रहा हूं, तो वो शेयर की सही प्राइस क्या होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोसेस, सही तरीके से मार्केट में डिमांड को समझना एंड फिर वो प्राइस डिस्कवर करना, बिकॉज अगर आप जो प्राइस लेकर आए हो आईपीओ में वो मार्केट की समझ के बाहर है, तो भाई आपका स्टॉक तो पिट जाएगा, राइट। और या फिर मान लीजिए आप एमएनए करना चाह रहे हैं, आप अपनी कंपनी बेचना चाह रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसी प्राइस बोल दी जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही। सो दैट इज वेयर प्राइस डिस्कवरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। या आपको, आप एक स्टार्टअप है, आपको फंडिंग लेनी है, तो आप एक ऐसा भाव बोल रहे हैं, ऐसा वैल्यूएशन बोल रहे हैं जिस पर सामने वाले को बिल्कुल भी पड़ता नहीं बैठ रहा, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, प्राइस डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो मार्केट सिग्नल्स। Investment banks can also give रेटिंग अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स टू कंपनीज, राइट, कि अभी इस कंपनी में गड़बड़ हो रहा है तो अभी इस कंपनी से दूर रहो, राइट। सो दैट ऑल्सो गिव्स indications to the investors. Then if we talk about risk management, it facilitates risk transfer. अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, उसके पास एक एसेट पोर्टफोलियो है, जहाँ से इनके पास जो इन्होंने लोन्स दे रखे हैं, अब वो बैंक के लिए तो एसेट होता है, राइट। एंड उसमें कुछ एनपीएस भी होंगे, राइट, कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स होंगे जहाँ पर पेमेंट्स अटक रहे हैं, तो अभी बैंक के लिए रिस्क वाला एरिया है। एंड आरबीआई इनको एक लिमिटेड रिस्क ही लेने के लिए अलाउ करता है। अब इनको और कैपिटल अगर रेज करना है या और लोन्स देने हैं तो पहले इस रिस्क को कम करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी क्या कर सकता है, अपना ये रिस्क ट्रांसफर कर सकता है किसी और इन्वेस्टर को जो कि रिस्की प्लेयर है एंड जो कि ज्यादा रिटर्न्स के लिए ये रिस्क लेने को तैयार है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक आएगा बीच में एंड एचडीएफसी बैंक के इस एसेट को ट्रांसफर कर देगा, इस रिस्क को ट्रांसफर कर देगा उन इन्वेस्टर्स को जो कि इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। तो इससे एचडीएफसी बैंक का भी काम सॉल्व हो गया, राइट, उसका रिस्क चला गया, एंड जो इन्वेस्टर्स दूसरी साइड में ज्यादा रिटर्न लेने के लिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए बेकरार बैठे थे, उनको भी एक ऐसा एसेट मिल गया, एक ऐसा चैनल मिल गया जहां पर वो अपना पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। जब पैसा सही जगह पर लग रहा है, बिजनेसेस एक्सपांड हो रही हैं, देयर विल बी जॉब क्रिएशन, राइट, थ्रू फाइनेंसिंग, बिजनेस एक्सपांशन। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस। So this is the economic importance of investment banking. Now let's talk about investment banking's contribution to India's GDP. अब investment banking की जो niche है, जो industry है, this falls as a part of the overall financial services industry, right? ये explanation मैंने आपको day 1 पे दे दी थी। तो financial services industry में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंडस्ट्री फिट होती है, राइट। सो 8% कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी इज बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। देन इसमें से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मार्केट कितना बड़ा है, दैट इज प्रोजेक्टेड टू समवेयर अराउंड $17 billion। देन इफ यू टॉक अबाउट इनबाउंड एमएनए ग्रोथ, इनबाउंड एमएनए मतलब बाहर से जो इंडिया में पैसा आ रहा है, ओके, बाहर से इन्वेस्टर्स जो इंडिया के बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं, एमएनए कर रहे हैं, सो दैट हैज ग्रोन by 18.7%। इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। एंड व्हेन दिस इज ग्रोइंग, व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट डील्स इज ग्रोइंग, इट इज अ सिग्नल कि बाहर के बिजनेसेस, बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया के बिजनेसेस में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये नंबर हर साल बढ़ रहा है तो, राइट। सो दिस इज अ गुड सिग्नल।
अब बात करते हैं रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एलोकेशन। सो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं? पहला, आईपीओस के जरिए पैसा रेज किया जा रहा है कंपनीज में, राइट? जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है, जो सेवर्स है, उनका पैसा यहां पर जा रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट आईपीओस, करीब 20 बिलियन के आसपास का फ्रेश फंडिंग, यानी कि आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए पैसा रेज किया गया। फॉलो ऑन ऑफरिंग्स के थ्रू अराउंड 50 बिलियन के आसपास का पैसा रेज किया गया। ओके, एंड टोटल अगर कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी की बात करूं, सो दैट वुड बी क्लोज टू करीब 72 बिलियन के आसपास का जो फंडिंग है, जो कैपिटल मार्केट्स में एक्टिविटी है, वो हुई है थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स चैनल सेविंग्स टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, राइट? अब इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज तक, उन बिजनेसेस तक पहुंचने का मौका मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ आईपीओस, जिसमें वो जाना चाह रहे हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके प्रेफरेंसेस है, एंड फिर जो उनका रिस्क एपिटाइट है। कोई इंडस्ट्री रिस्की भी हो सकती है, पर वहां पर रिटर्न भी ज्यादा है, तो कुछ इन्वेस्टर्स जाना चाह रहे हैं उसमें। एंड दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज अब ये कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच पा रही है, एंड दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ओके, दे अनेबल लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब रीट्स, इन्वेट्स और जो कंपनीज हैं, ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, so that again is made possible with the help of capital markets. Then it also supports innovation through record breaking capital market activities. अब ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये लोग जब पैसा रेज कर रहे हैं, इससे इनको फायदा क्या मिल रहा है? दे आर एबल टू स्केल फास्टर, राइट? जिस रेट पर अगर वो ग्रो कर पाते, अगर वो खुद करते, तो उनको काफी टाइम लग जाता, पर क्योंकि उनको अब कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो गई, दे कैन ग्रो वेरी एग्रेसिवली, दे कैन हायर टैलेंट मोर एग्रेसिवली, राइट? तो इससे वो बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, बल्कि वो ग्लोबली भी एक्सपांड कर पा रहे हैं, राइट? दे डोंट हैव टू वेट टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट? वो एमएनएस कर लेते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन कि जब पैसा आता है, फंडिंग आती है, तो फिर वो डायरेक्टली एमएनएस के लिए जाते हैं, जिससे वो अपना बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कंपनीज को किस तरीके से वो हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स? फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, लाइक एमएनए, रीस्ट्रक्चरिंग और एनी अदर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एनालिसिस। सो बिकॉज ऑफ दिस एमएनए एक्टिविटी, राइट? अब जो मान लीजिए फार्मा कंपनी है, उसको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना है, और मान लीजिए एडटेक्स हैं, ओके, हेल्थ टेक्स हैं, सो दीज कंपनीज आर एबल टू ग्रो वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ the strategic advisory of investment banks. So investment banks are there to guide the businesses कि अगर किसी बिजनेस ओनर को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे इस डिसीजन का मेरे फाइनेंशियल्स पर क्या इंपैक्ट होगा, या मेरी मार्केट में अगर मान लीजिए ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी तो उस पर क्या इंपैक्ट होगा, सो दैट इज वेयर इन्वेस्टमेंट बैंक्स कम इनटू प्ले। फिर ग्रोथ कैपिटल दे गिव एक्सेस टू डाइवर्स फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर एक्सपांशन, चाहे आपको इक्विटी से पैसा रेज करना हो, डेट से करना हो, कन्वर्टिबल डिबेंचर हो, सीसीपीएस हो, राइट? सो देयर आर डिफरेंट मीन्स थ्रू विच ग्रोथ कैपिटल फ्लोज टू बिजनेसेस। इंटरनेशनल एक्सपांशन, अब बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड द नेटवर्क दे हैव, इट हैज बीन बिकमिंग रिलेटिवली ईजियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इंडियन बिजनेसेस को बाहर के कैपिटल का एक्सेस मिल पा रहा है, एंड बाहर के इन्वेस्टर्स को इंडिया के बिजनेसेस में लगाने का मौका मिल पा रहा है, राइट? सो दैट एक्सेस, दैट सपोर्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडियरी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, तो इसमें एमएनए इंक्रीज हुआ है 51.5% इन 2024। अब आप सोच सकते हैं कि हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एंड इसमें अगर इतने ज्यादा एमएनएस हो रहे हैं, कंसोलिडेशंस हो रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। While inbound M&A grew by 18.7%, with the US as India's most active cross-border partner, right? तो सबसे ज़्यादा जो cross-border transactions हो रहे हैं, activities हो रही हैं, that is with the US market, okay? Impact on financial markets and liquidity. So, first is market making. ये market making activity क्या होती है? You want to buy, you want to sell security, मार्केट में कोई बायर नहीं, कोई सेलर नहीं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपको इंश्योर करेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पास थ्रू हो जाए।
सो दिस इज व्हाट मार्केट मेकिंग एक्टिविटी इज ऑल अबाउट. अब आप ये समझिए कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऐसा ना करें, नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी कि आप कोई चीज बेचने जा रहे हो कि कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा. तो ऐसा जब आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्राइस कम करते जाना पड़ेगा, कम करते जाना पड़ेगा जब तक आपको कोई बायर नहीं मिल जाता. सो दैट इज कॉल्ड एन इलिक्विड मार्केट. सो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एफिशिएंट मार्केट्स चाहते हैं. अगर एफिशिएंट या लिक्विड मार्केट्स ना हो तो बाजार में क्या होगा, बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, बिड मतलब हो गया बाय प्राइस, आस्क हो गया सेलिंग प्राइस, और इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है इलिक्विड मार्केट्स में. जब लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में तो ये स्प्रेड कम हो जाएगा, एंड जब ये स्प्रेड कम होगा तभी मार्केट्स एफिशिएंट बनेंगे. ओके, क्योंकि ट्रेड करने का खर्चा कम हो गया. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट प्राइस डिस्कवरी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाने की कोशिश की. दे फैसिलिटेट फेयर वैल्यूएशंस थ्रू ट्रेडिंग एंड रिसर्च. अब आपको आईपीओ के लिए जाना है, आपको एमएनएस के लिए जाना है, आपको कोई प्राइवेट डील करनी है, आपको क्यूआईपीस के लिए जाना है, तो वो सब के लिए आपको वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा अपनी कंपनी का, आपको एक बेंचमार्क तो निकालना पड़ेगा कि यार इतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए. सो दैट इज अगेन फैसिलिटेटेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स. एंड फिर इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि there is a very lengthy process. अगर मैं IPO की बात करूं, right, so to understand the market, to do road shows and that book building process, so there is an entire process जिससे वो प्राइस की डिस्कवरी होती है. एक कंपनी जिसकी शेयर की वैल्यू आज नहीं पता है, वो मार्केट में जब आप लेकर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो प्राइस को डिस्कवर करके मार्केट के सामने रखना है. आप ऐसी प्राइस ले जाओगे जिससे मार्केट सहमत नहीं है तो फिर आपके साथ पेटीएम वाली चीजें हो सकती है, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली कैलकुलेटिंग द और डिस्कवरिंग द प्राइस ऑफ योर कंपनी और द प्राइस ऑफ योर स्टॉक. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट मार्केट स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट स्ट्रेस. ये समझने की कोशिश कीजिए, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट स्ट्रेस. अब जैसे कि हिंडनबर्ग का और अदानी का जो लफड़ा हुआ, राइट, हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए, which we don't know what were the revelations true or not, but whatever be the case, उसकी वजह से अदानी के स्टॉक एकदम टैंक कर गए. अब मान लीजिए आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसका बहुत बड़ा चंक अदानी के शेयर्स में था, एंड जैसे ही न्यूज आई है या यू गॉट टू नो अबाउट इट, आप इस पर्टिकुलर शेयर से निकलना चाह रहे हैं, आप कंपनी से निकलना चाह रहे हैं, आप एक बड़ी डील करना चाह रहे हैं. ओके, आप बल्क में शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, एंड देयर इज नो बायर, कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है. भाई गिरता हुआ स्टॉक है, कौन खरीदेगा. तो ऐसे सिचुएशंस में जब लोग पैनिक कर रहे होते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट बैंक को याद करते हो कि अरे भाई कैसे भी करके मेरे ये शेयर्स बिकवा दो, एंड दे कैन पोटेंशियली फाइंड यू बायर्स इन द पीरियड्स ऑफ मार्केट स्ट्रेस. ओके, अब वो कैसे ढूंढेंगे वो उनका काम है, पर ऐसे केसेस में भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो. देन इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल कनेक्शंस, लिंकिंग इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस. ओके, एज आई टॉक्ड अबाउट कि इंडिया को बाहर का कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है एंड बाहर के इन्वेस्टर्स को इंडिया का बिजनेस का एक वो मिल जाता है, राइट, कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड लिक्विडिटी. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी. सो हाउ आर दे कंट्रीब्यूटिंग? अभी तक अब डेफिनेटली इन द इकोनॉमिक एक्सपांशन इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर कंट्रीब्यूटिंग. अभी तक लिबरलाइजेशन के बाद से जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ जो आईपीओज लेकर आ रहे हैं. आज इंडिया में 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, राइट, एंड सो मच फंडिंग हैव बीन रेज्ड, सो मच कैपिटल मार्केट एक्टिविटी हैज बीन डन वाया क्यूआईपीज हो रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में पैसा इशू किया जा रहा है, राइट. सो दैट इज समथिंग वेयर इन्वेस्टमेंट बैंक का इम्पैक्ट या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो साफ साफ दिखता है कि भाई आज 5,000 कंपनीज आपके पास हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो किसी ना किसी ने तो इन कंपनीज को हेल्प किया है मार्केट तक पहुंचने के लिए, राइट, कि वो मार्केट का एक्सेस कर सकें एंड मार्केट से पैसा रेस कर सके. सो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. तो वैसे डायरेक्टली आपको देखने को शायद नहीं मिलता होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली आप देखो तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, राइट. Today they are helping India's growth, India's journey towards $5 trillion economy, right. अभी 4 trillion हमने क्रॉस किया है and now we are moving towards 5 trillion, right. So this is where again investment banks are playing their active role.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें, इंडिया में कितना 840 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है। मैं आपको जो एरियाज है उस पर फोकस करवा रहा हूं कि देखिए कहां पर पैसा है। अभी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, एंड डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क तो इंफ्रास्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा भर भर के लगाना ही पड़ेगा इंडिया को, एंड अभी ये एस्टिमेटेड है कि 840 बिलियन लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ आने वाले 15 सालों में। तो ये 840 बिलियन को फाइनेंस करने के लिए आपको इन इंटरमीडिएट्स की जरूरत तो पड़ेगी, राइट? सो दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी इज। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स की को अगर आप सोचो कि इंडस्ट्री में कितनी बड़ी है, या कहां से पैसा आ रहा होगा, या कौन काम कर रहा होगा, या इसमें और जॉब्स आएंगी या नहीं आएगी, तो भाई ये काम कौन करेगा, राइट? ये तो काम होना ही होना है, ये तो करना ही करना है, एंड दिस इज वेयर आपको और एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी मार्केट में। सो दिस इज एन एरिया जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है। देन इफ यू टॉक अबाउट की सेक्टर ग्रोथ, अब जो की एरियाज हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप जो है वो आईपीओस के लिए जा रहे हैं। हेल्थ केयर में जो नेसेसरी कैपेक्स है उसके लिए फंडिंग लाना या फिर एमएनए करवाना, राइट? सो दिस इज अगेन जहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। एनर्जी के एरिया में आपने अगर ग्रीन बॉन्ड्स का नाम सुना हो, राइट, तो इसके जरिए फंडिंग लाने की प्रोसेस होती है। देन इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज, अब मान लीजिए एनबीएफसीज हैं या फिनटेक कंपनीज हैं, तो इन लोग को फंडिंग तो रेज करनी पड़ती है, राइट? इनको फंडिंग रेज करते रहनी पड़ती है अगर इनको आगे और लोन्स देने हैं। सो वेदर इट बी थ्रू इक्विटी, वेदर इट बी थ्रू दैट इज अगेन फैसिलिटेटेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो इन्वेस्टमेंट बैंक इन की सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? यस। देन इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल इंटीग्रेशन, राइट, तो ये पॉइंट हर जगह आ ही जाता है, राइट? सो इट इज फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल एक्सपांशन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। तो ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है, राइट? एक कंपनी इंडिया में बैठ के, राइट, वो शायद इंदौर से शुरू हो रही है, वो शायद रायपुर से शुरू हो रही है, एंड वो एक पॉइंट पर ग्लोबली एक्सपांड कर जाती है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड दिस इज अगेन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चैनल, राइट? एक कुछ डिजिटल इकोनॉमी पर नंबर्स के साथ बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्केल, टुडे वी कैन टॉक अबाउट देयर आर 800 मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स, more than 600 million smartphone users, and there is rapid fintech adoption. आपने कभी इंडिया स्टैक का नाम सुना है, राइट? आज आप मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट खोल रहे हैं डिजिटली, राइट? आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं डिजिटली, तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ आधार, बिकॉज ऑफ ई-केवाईसी, बिकॉज ऑफ डिजी लॉकर, राइट? सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा कैपेक्स लगा है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है, एंड काफी टाइम लगा है। So this is where we are transforming, and इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्ट क्या है, राइट? फाइनेंसिंग टेक स्टार्टअप्स, अब ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं इन सबको आईपीओ के जरिए पैसा दिलाया, राइट? अब जैसे मान लीजिए मोबीक्विक है, तो दैट्स अ फिनटेक कंपनी, अब उसको पैसा दिलाया आईपीओ के जरिए, तो अब उससे क्या हुआ? अब उससे ये कंपनी फास्ट स्केल कर पाएगी, राइट? अपनी पोर्टफोलियो ऑफरिंग्स को और बढ़ा पाएंगी, और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर पाएंगी हम जैसे यूजर्स को, ताकि हम लोग और फाइनेंशियली इंक्लूड हो सके, राइट? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो और बढ़ सके मार्केट में। तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आज लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शंस कर पा रहे हैं, या यूपीआई यूज कर पा रहे हैं, या फिर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो हाथों हाथ मोबाइल में खरीद लिया, राइट? आपको मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लेना है, हाथों हाथ मोबाइल से काम कर लिया। तो दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन कंपनीज को फंडिंग मिल रही है। अगर इन कंपनीज को फंडिंग नहीं मिलेगी तो इंडिया की ये जो डिजिटल ग्रोथ है ये रुक जाएगी, राइट? सो दिस इज द ब्लड, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ये टर्म आपने सुना होगा, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। सो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? बिकॉज वो ब्लड की जो सप्लाई है ये इंश्योर कर रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट? facilitating tech, M&A and transactions और advising on digital transformation strategies। अच्छा, पहले तो M&A की बात करूँ तो ये आप समझ रहे होंगे, अब जैसे कि आप इंडस्ट्री में न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि इस एडटेक ने इस एडटेक को खरीद लिया, राइट? ये कंपनी इसको एक्वायर कर रही है। तो ये पूरे इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं,
जब कोई इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री होती है जो जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखता है लोगों को, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो पर जब बहुत सारे प्लेयर्स हो जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद कंपटीशन हो जाता है, तो फिर वहां पर कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होती चली जाती है, एंड फिर लास्ट में वहां पर कुछ बड़े प्लेयर्स रह जाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देन इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, अब कंपनीज जो हैं उनको डिजिटली खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी कैपिटल चाहिए, राइट। आज आप एक ट्रेडिशनल सेटअप के साथ कितना ग्रो कर पाओगे? आपको अपने ईआरपी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एमएल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सको एंड आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सको। सो दिस इज अगेन वेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल आ जाता है, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक्सिलरेटिंग डिजिटल इंक्लूजन, ड्राइविंग इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड चैनलिंग कैपिटल टू इनोवेटिव सेक्टर्स, राइट। सो दिस इज आई थिंक फेयरली सिंपल पॉइंट जो मैंने अभी तक अपने डिस्कशन में आपको बताया, राइट। सो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि इंडिया में जो भी आज डिजिटाइजेशन हो रहा है, या आज हम वर्ल्ड में, राइट, द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग, कि कैसे एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप डिजिटाइज कर रहे हो, आप कैसे उनको इंक्लूड कर रहे हो फाइनेंशियली, तो इसमें डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आज जो हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की इंडस्ट्री है, राइट, जो एयूएम है म्यूचुअल फंड्स का, वो इतना बड़ा इसलिए हो पाया बिकॉज आपकी एक क्लिक से आज आप एसआईपी कर सकते हो हाथों हाथ, राइट। बस अभी फोन उठाओ और एसआईपी कर लो। बिकॉज ऑफ दैट ये इतनी मार्केट में इतना पैसा फ्लो हुआ है। अगर ये पैसा नहीं आता, ये पैसा नहीं आता, तो वो पैसा बिजनेसेस को नहीं मिलता, एंड बिजनेसेस को नहीं मिलता तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, राइट। आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होते। तो आप समझ पा रहे हैं इसकी कितनी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, राइट। सो दैट इज वेयर द पॉइंट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लैंडस्केप, राइट। तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही थोड़ी ना होंगी, चैलेंजेस तो सब इंडस्ट्री में होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक में भी कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ रही होंगी। आइए समझ लेते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको सेबी के भी फ्रेमवर्क को समझना होगा। भाई आरबीआई क्या कह रहा है उसको भी समझो, फिर एमसीए क्या कह रहा है उसको भी समझो, राइट। फिर मान लीजिए आप रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आईबीबीआई क्या कह रहा है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड, वो भी समझो। तो ये सारी चीज आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, राइट। अभी आईपीओ में क्या चेंज आ गया, अभी कैपिटल मार्केट में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या चेंज आ गया, तो वो सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बी वेरी एजाइल, यू हैव टू बी वेरी एजाइल सो दैट आप कंप्लायंस को इंश्योर कर सको। देन द नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबल कंपटीशन। अब क्योंकि इंडिया में कैपिटल मार्केट्स एक्टिविटी बढ़ रही है, सो प्लेयर्स भी और बढ़ रहे हैं, राइट। एक तो बहुत सारे बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब आ रहे हैं, और साथ ही साथ बाहर के भी जो बैंक्स हैं, ग्लोबल बैंक्स, वो भी इंडिया में अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक की इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चिंता वाली बात है, पर एज ए स्टूडेंट अगर आप सोचो तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है। ज्यादा प्लेयर्स आएंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा जॉब्स होंगी, राइट। हाँ, इसका निगेटिव इंपैक्ट इंडस्ट्री में कैसे आ रहा है कि फी पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, राइट। जो फीस आप चार्ज कर सकते हो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि एमएनए एडवाइजरी की जो फीस है वो 42% से ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है, हर ईयर में हर एक्टिविटी आपको पैसा बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। अब जैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमा रहे हैं, राइट। ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज हो गया, रिसर्च हो गया, एमएनए हो गया, आईपीओ हो गया, राइट, कैपिटल मार्केट्स हो गया, तो अलग अलग एरिया से पैसे कमाता है। तो किसी ईयर में मान लीजिए एमएनए वाला बकेट थोड़ा कम हो गया, अब जैसे यहाँ पे एमएनए की फीस कम हो गई, तो इस साल आईपीओ से या कैपिटल मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, राइट। तो उसमें आपको 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स का चलता है। पर ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये जो फी का प्रेशर है ये आपको सभी एरियाज में देखने को मिलेगा। एंड देन द नेक्स्ट चैलेंज इज टैलेंट, डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग टॉप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। एक तो देखिए इंडिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो ट्रू फॉर्म में जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड हु आर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री, तो वैसे बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं। अब उन लोगों को पाने के लिए, राइट, उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए कॉन्टेस्ट किया जा रहा है बाय
जो पीई फर्म्स हो गई वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी कॉन्टेस्ट करेंगे, वीसी फर्म्स भी कॉन्टेस्ट करेंगे, जो बिग फोर्स हैं वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, जो स्टार्टअप्स हैं वो भी उसको लाना चाहेंगे कि एज अ सीएफओ हमारे पास आ जाए, राइट, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर कंपनी या बहुत सारे प्लेयर्स उस इन्वेस्टमेंट उस टैलेंट पूल को लाना चाहता है. एंड दैट इज वाई फाइनेंस इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है मार्केट में जो इस पूरी इंडस्ट्री की नीड को कैटर कर सके. एंड वहां पर डिमांड है, वहां पर डिमांड है, राइट. अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लैंडस्केप. तो हमने चैलेंजेस की बात की, तो अब अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो यही है कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, इतना तो हमको पता है कि इंडिया आज 4 ट्रिलियन पे है, 10 साल बाद कहीं एक बड़े नंबर पे होगा, फिर और 10 साल बाद कहीं और बड़े नंबर पे होगा. तो ये नंबर तो ग्रो होना है. एंड अगर इंडिया की जीडीपी ग्रो होनी है, बिजनेसेस को ग्रो होना है, तो फिर वहां पर कैपिटल मार्केट्स में एक्टिविटी होनी पड़ेगी, राइट. कैपिटल मार्केट्स में फंडिंग आनी होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, राइट. सो इस अगर ये चीज होनी है, अगर इंडिया को ग्रो होना है 6.5% पे, जो कि वर्ल्ड एस्टिमेट कर रहा है, आईएमएफ एस्टिमेट कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है ये फिर बाय डिफॉल्ट ग्रो होनी है, राइट. फिर इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात कर सकते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 840 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं इंडिया की आने वाले 15 साल में. तो उसको फाइनेंसिंग करने के लिए फिर वी नीड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट. तो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज पे आपको फोकस करना चाहिए. आप ये सोचो कि अच्छा मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए मान लो तैयार कर रहा हूं, पर उसमें भी मैं क्या और सब सेगमेंट के लिए खुद को तैयार कर सकता हूं. तो सिर्फ एक स्टॉक का वैल्यूएशन कर लूं और दैट इज नॉट इट. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए. तो वन ऑफ देम इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. ओके, दिस इज वेरी क्रिटिकल रोल. देन इफ यू टॉक अबाउट राइजिंग डोमेस्टिक कैपिटल पूल, अब ये जो इनफ्लो आ रहा है कि इंडिया का हर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है, डीआई का इनफ्लो बढ़ा है, बिकॉज ऑफ दैट अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कोशिश करेंगे, कहां पर अपॉर्चुनिटी है कि इस कैपिटल पूल को कैसे मोनेटाइज किया जाए, राइट. कैसे इस कैपिटल पूल से हम उनको और सर्विस देकर वहां से और पैसा कमा सके, राइट. सो दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी इज. एंड ये नंबर तो इंक्रीज होगा, राइट. आज कितने लोग हैं, कितना पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडिया के पॉपुलेशन का. ऑल्दो ये नंबर हर महीने और हर साल बढ़ रहा है, बट दिस इज स्टिल अ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर अगर आप इसको डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करोगे. तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में तो 70% 80% पॉपुलेशन मार्केट में इन्वेस्ट करती है. इंडिया में कितने लोग कर रहे हैं, इसके तो आसपास भी नहीं, राइट. हम हार्डली 10-15% के आसपास होंगे. तो अभी हमको 70% तक पहुंचना है. तो ये नंबर तो और बढ़ना ही है, एंड और बढ़ेगा तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस पूल को भी मोनेटाइज करेंगे. देन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, तो ये एज वी वर टॉकिंग कि एज ये जो रेगुलेशंस हैं ये थोड़े से और सिंप्लीफाई होते हैं, और हमारी जो कंप्लायंसेस हैं वो और थोड़ी सी बेटर होती हैं, तो हमारे लिए ग्लोबल कैपिटल रेज करना इजी हो जाएगा, राइट. तो कभी इंडिया में मान लीजिए अभी जैसे जेंसॉल इंजीनियरिंग का केस हो गया, तो इस तरह की अगर जब कुछ केसेस हो जाते हैं तो मार्केट में चैलेंज आता है भाई पैसा रेज करने का, फंडिंग रेज करने का. पर जब कंप्लायंसेस और सुधर जाएंगे और बेटर हो जाएंगे, अभी एआई आ रहा है, अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काफ़ी रेगुलेशंस लेकर आ रही है जीएसटी वगैरह में, एंड इनकम टैक्स भी और सिंप्लीफाई हो रहा है. तो देयर आर एफर्ट्स जिससे कि भाई जो अकाउंटिंग है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको और बेटर किया जा सके. एंड जैसे जैसे वो और बेटर होगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है ये और इंप्रूव होगा, राइट. और पैसा आएगा इंडिया में. देन इफ यू टॉक अबाउट सेक्टर स्पेशलाइजेशन, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर से जब आप थोड़े से पॉलिश हो जाओगे, थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो तो आपको सिर्फ फाइनेंस आना चाहिए. आपको फाइनेंस के साथ साथ जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर की डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए. ओके, डोमेन एक्सपर्टीज इन लेट्स से हेल्थ केयर,
कि आपको समझ में आता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री काम कैसे करती है, आपको समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, या इसमें भी क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर रिन्यूएबल्स को क्या चाहिए जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी को फाइनेंस की नॉलेज के साथ साथ ये एक्सपर्टीज, ये एडवाइस दे सको, तो फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? फॉर द कंपनी ऑल्सो एंड फॉर एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, बिकॉज कितने लोग हो गए मार्केट में जो डोमेन एक्सपर्टीज के साथ साथ फाइनेंस की नॉलेज लेकर के बैठे, राइट? तो गोइंग अहेड, ये मैं ये नहीं कह रहा कि अभी स्टूडेंट स्टेज में ही आप डोमेन एक्सपर्टीज बन जाओगे, वो ऑफकोर्स नहीं बन पाओगे, बट गोइंग अहेड आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को एक नीश पकड़नी है, मेरे को अपने लिए एक नीश पकड़नी है, मेरे को जनरल एक्सपर्ट नहीं बनना कि मैं कुछ भी कर लेता हूं। आपको अपने लिए एक नीश तय करनी है कि यार मैं इन कंपनीज के साथ काम कर चुका हूं, तो क्यों ना मैं ऐसे ही कंपनीज को टारगेट करूं। दैट इज द फ्यूचर, दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज लाई। ओके, नीश स्पेशलाइजेशन, इस टर्म को याद रखिएगा। आप एक छोटी सी नीश का टॉप 5% प्रोफेशनल बन जाइए, आप पैसे कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। ओके, कॉम्परेटिव एनालिसिस इंडिया वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स। ओके, इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स क्या एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या फर्क है। ओके, सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट मार्केट साइज, ओके, इंडिया का दैट इज प्रोजेक्टेड $17 बिलियन के आसपास, ग्लोबल मार्केट करीब 130 बिलियन का है। ओके, ऑफ कोर्स ग्लोबली मार्केट इज वेरी बिग। इंडिया तो अभी 1981 से ही तो हमने शुरू किया है, राइट? तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, आगे चलकर हम और बड़ा काम करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर, हाँ, इंडिया में रिलेटिवली लोअर फीस दी जाती है, राइट? एंड मार्जिन पे प्रेशर है बिकॉज अभी प्लेयर जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट? एंड अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करो तो वहां पर ज़्यादा फीस आपको मिलती है, स्पेशली इन डेवलप मार्केट्स, राइट? तो ये चीज़ तो है, पर इंडिया में क्योंकि भले ही फीस कम हो जाती है पर वहाँ वो वॉल्यूम से कॉम्पेंसेट हो जाता है, राइट? कि प्लेयर्स बहुत सारे हैं। फिर डील टाइप्स की अगर बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर आपको इक्विटी के आसपास ही बातें सुनने को मिलेगी, जब आप एंड ऑल्सो लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। पर जब आप ग्लोबल मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी वेराइटी है, बॉन्ड मार्केट्स, डेट मार्केट्स भी है, एंड उसके अलावा बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस वाला जो सेक्शन है, दैट इज वेरी प्रेवलेंट आउटसाइड इंडिया। अभी इंडिया के अंदर तो हेज फंड वगैरह की बातें या स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस की बातें बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती। अपने को सीधा इक्विटी समझ में आता है, इक्विटी में पैसा लगाओ, इक्विटी से पैसा रेस करो, राइट? तो ये चीज़ स्कोप है, ये लिमिटेशन नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए स्कोप है कि भैया अभी तक ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है और आएगी इंडिया में। जैसे कि रीट्स, इनविट्स, ये सब कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं और शुरू हुए हैं, जिससे अब रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर पा रहा है। अब ये चीज और ट्रैक्शन पकड़ेंगी और आएगा मार्केट पे, राइट? फ्यूचर आउटलुक, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, इट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, एंड ग्लोबल मार्केट्स में भी ग्रोथ तो है ही, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है या रुक गया है, वहां पर भी ग्रोथ है, देयर इज मॉडरेट ग्रोथ, इंडिया अभी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। ओके, फ्यूचर ट्रेंड्स शेपिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इंडिया। सो इंडिया में और क्या क्या चीजें आएंगी, कुछ स्पेसिफिक थीम्स जो आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस में नया क्या होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ESG एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, राइट? अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, इन फैक्टर्स को देखते हुए अपना पैसा लगाते हैं। सो इफ यू कैन चैनलाइज दैट फंडिंग into sustainable finance options, that is something is growing, is gaining importance. फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कंपनीज को। कंपनी को तो डिजिटाइजेशन की तरफ जाना ही है, जिसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होगा जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रोवाइड करवाएंगे, पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री को खुद पे भी तो पैसे लगाने पड़ेंगे। अब जो आप इन्वेस्टमेंट बैंक देख रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी AI कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, इन्होंने AI हेड्स वगैरह हायर कर ली है, एंड अपने सिस्टम्स को ये AI बैक्ड बना रहे हैं। तो देयर विल बी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, देयर विल बी डेटा एनालिटिक्स, जिसके जरिए आप अपनी सर्विसेज को और एफिशिएंटली दे पाएंगे। ओके, माइंड यू, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की जरूरत ही नहीं है या एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत ही नहीं है। आई एम सेइंग कि आप अपना काम और एफिशिएंटली कर सको, इसलिए आपको AI कैपेबिलिटीज मिलेंगी। ओके, तो ऑफ कोर्स जो रेडेंडेंट टास्क है वो सब नहीं रहेंगे, जो कि प्रोडक्टिव वर्क है, जहां पर एक्चुअली आपको दिमाग लगाना है,
वहां पर आप और बेटर कर पाएंगे, राइट? आप और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, बिकॉज जो मोनोटोनस टास्क है वो आपके लिए एआई कर देगा। फिर प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स की अगर बात करें, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट्स एंड नॉन पब्लिक एडवाइजरी सर्विसेज। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताता हूं। वैसे तो देखिए, पब्लिक मार्केट्स में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कैपिटल रेजिंग वगैरह होती है, ये सब हम सबको न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। पर ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी लाई करती है टीयर 2 सिटीज़ में, टीयर 3 सिटीज़ में, राइट? आप अगर आप बात करें इंदौर की, आप बात करो रायपुर की, आप बात करो कोयम्बटूर की, भुवनेश्वर की, सूरत की, इतने सारे बिजनेसेस हैं, कैश रिच बिजनेसेस हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं जो कि और स्केल कर सकते हैं, पर अभी तक वहां तक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पहुंचे नहीं हैं, राइट? या फिर उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हमको नेशनल लेवल पर जाना है या ग्लोबल लेवल पर जाना है, तो वो अपॉर्चुनिटी अभी अनटैप्ड है, राइट? तो दैट इज वेयर जहां पर और अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। ओके, एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत पैसा है जो इन बिजनेसेस का देखने को ही नहीं मिलता या सुनने को ही नहीं मिलता, राइट? बट दे आर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, तो वो अपने फैमिली के तरीके से ही उन बिजनेसेस को चलाते आ रहे। फाइन, नॉनदलेस लेट अस कम टू द की टेकअवेज आउट ऑफ दिस सेशन। तो इस सेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट इज कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर इकोनॉमिक enabler, right? Investment banking is critical for economic growth, capital formation and market efficiency, right? तो मैंने different points के जरिए, examples के जरिए आपको समझाया। They are very critical। अगर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ना हो, ओके, अगर ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ना हो, तो जो कैपिटल का फ्लो है एक एंड से दूसरे एंड तक, इसमें ब्लॉकर्स आएंगे, जिस वजह से इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी जिस वजह से आज हो पा रही है। देन इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट, it plays a vital role in India's post liberalization economic transformation। okay, so इन्होंने 1991 से अब तक हेल्प किया है काफ़ी तरीके से, एंड देन दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन फ्यूचर ग्रोथ। जो सिग्निफिकेंट एक्सपांशन होना है अभी, राइट? अभी तक हम 4 ट्रिलियन तक पहुंचे, अभी तो हमको 30 ट्रिलियन तक जाना है। तो दैट रोड मैप, दैट फ्यूचर इज क्वाइट बिग हमारे सामने, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स वुड बी वेरी क्रिटिकल, राइट? So I hope you understood not just the significance of investment banking, साथ के साथ मैंने कुछ challenges भी आपको बताए एंड और क्या opportunities लाई करती हैं। तो ओवरऑल आज के सेशन से आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो प्लेयर है वो इकोनॉमी में कहाँ फिट बैठता है, राइट? तो यही मेरा आज का पर्पस था। आई बिलीव आपको उसमें कुछ लर्निंग्स मिली है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंटिन्यू दिस लर्निंग, राइट? और भी मॉड्यूल्स आने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, उसको देखिए। आपने पिछला सेशन मिस कर दिया है तो उसको भी आप जरूर देखिए, पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो डेफिनेटली पूछिए। आप डेफिनेटली यूट्यूब पर कमेंट्स पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐप को भी यूज कर सकते हैं। आप जब ऐप पर जाएंगे तो आपको वो सभी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। ओके, अभी हम यहाँ पीपीटी यूज कर रहे हैं, या जो भी डीपीपीज होंगी, या आगे चलकर जो क्वेश्चंस होंगे कुछ हम करेंगे, तो वो सब आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएगा। ओके, या फिर आप pwskills.com पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हमारी जो पूरी सीरीज है, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑल्सो, राइट? तो एक असेसमेंट रहेगा लास्ट में, तो आप सारे लेक्चर्स को देखिए, समझिए, सुनिए, फिर अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिए। एक छोटा सा असेसमेंट रहेगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कीजिए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। ऑलराइट, एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।